नमस्कार। आज हम हिमालय की गोद में बसे देश नेपाल की गहराई में उतरेंगे। एक ऐसी धरती जिसने हजारों सालों की सभ्यताएं, राजवंश और बड़े उथल पुथल भरे बदलाव देखे हैं। जी बिल्कुल, बहुत ही दिलचस्प इतिहास है नेपाल का। हमारा मकसद है नेपाल के इस पूरे सफर को समझना, मतलब पाषाण युग की गुफाओं से लेकर प्राचीन साम्राज्यों तक। जी। फिर एकीकरण, क्रांतियां और आखिरकार आज के गणराज्य और जो हाल में जन आंदोलन हुआ 2025 में, वहां तक ये सब कैसे हुआ, क्या सबक मिलते हैं, ये भी जरूरी है। हाँ बिल्कुल। चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। जरूर। तो शुरुआत करें। नेपाल के इतिहास की पहली आहट हमें शिवालिक पहाड़ियों में मिलती है, जहां पाषाण युग मतलब पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक काल के औजार पाए गए हैं। ये तो हजारों साल पुरानी बात हो गई ना। तो आर्यन समूह भी आए और इन्हीं के मेलजोल से नेपाल की जो शुरुआती संस्कृति है, भाषा, परंपराएं, उनका ताना बाना बुना गया। जैसे तराई क्षेत्र में थारू समुदाय का जिक्र आता है ना? वो मूल निवासी माने जाते हैं। बिल्कुल, थारू समुदाय आज भी वहां की पहचान का एक अहम हिस्सा है और ये शुरुआती बसावट दरअसल नेपाल की उस विविधता की नींव है जो आज हम देखते हैं। हाँ, ये विविधता बहुत महत्वपूर्ण है। जी, ये समझना जरूरी है कि नेपाल शुरू से ही कई अलग अलग समूहों का घर रहा है और इसी से उसकी जटिल और समृद्ध सामाजिक संरचना बनी। ये सिर्फ आबादी का मिश्रण नहीं था, बल्कि संस्कृतियों का संगम था। अच्छा, अगर लिखित इतिहास की बात करें तो पहला जिक्र किरात वंश का आता है। इनका शासन तो काफी लंबा चला, करीब 800 ईसा पूर्व से 300 ईसी तक। हाँ, बहुत लंबा, लगभग 1200 साल। शनि, ग्वाले और महिषपाल वंश, अहीर राजाओं का जिक्र पुरानी कथाओं में है, पर शायद पक्की जानकारी कम है। जी, उनके बारे में ऐतिहासिक सबूत या जानकारी काफी सीमित है। ज्यादातर लोक कथाओं या वंशावलियों में जिक्र मिलता है। और इसी दौर में एक ऐसी घटना हुई जिसने दुनिया पर गहरा असर डाला। कपिलवस्तु के शाक्य गणराज्य में सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ, जो बाद में भगवान बुद्ध बने। हाँ, और जिन्होंने दुनिया को शांति का मार्ग दिखाया। ये नेपाल की धरती पर ही हुआ। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। नेपाल सिर्फ राजनीतिक उठापटक का गवाह नहीं रहा, बल्कि ये आध्यात्मिक और धार्मिक आंदोलनों का भी एक बड़ा केंद्र रहा है। सही कहा। बुद्ध का जन्म स्थान होना ये नेपाल के लिए सिर्फ एक ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, बल्कि उसकी वैश्विक पहचान और गहरे आध्यात्मिक गौरव का स्रोत है। इसने नेपाल को दुनिया के नक्शे पर एक अलग ही अहमियत दी है। और सिर्फ बुद्ध ही नहीं, मौर्य सम्राट अशोक का भी नेपाल पर गहरा प्रभाव दिखता है ना? लुम्बिनी में उनका स्तंभ आज भी है। बिल्कुल, लुम्बिनी के अलावा रामग्राम और निगाली सागर में भी उनके शिलालेख या स्तंभ मिलते हैं। अच्छा। और उस जमाने के जो मशहूर चीनी यात्री थे, फाहियान और ह्वेनसांग, उन्होंने भी अपनी यात्रा विवरणों में इन जगहों का जिक्र किया है। अशोक का नेपाल आना और वहां स्तंभ स्थापित करना ये दिखाता है कि प्राचीन काल में भी नेपाल किस तरह भारतीय उपमहाद्वीप की बड़ी राजनीतिक और सांस्कृतिक हलचलों से जुड़ा हुआ था। हाँ, ये जुड़ाव तो दिखता है। ये स्तंभ सिर्फ पत्थर के नहीं है, ये उस दौर के कूटनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक रिश्तों के स्थायी प्रमाण हैं। ये भी बताता है कि कैसे नेपाल की तराई हमेशा से भारतीय उपमहाद्वीप की मुख्य धारा का एक सक्रिय हिस्सा रही है। सही। अच्छा, तो किरातों के बाद फिर कौन आया? किरातों के बाद लिच्छवी वंश सत्ता में आया और ये दौर काठमांडू घाटी के लिए कला और वास्तुकला के नजरिए से काफी अहम माना जाता है। अच्छा, जैसे कई बड़े मंदिर बने, बौद्ध स्तूप बने, पत्थर के शिलालेख घड़े गए। ये सब उस समय की समृद्धि और उनके कौशल को दर्शाते हैं। और लिच्छवियों के बाद आया थकुरी वंश। इन्होंने नेपाल युग या नेपाल संवत नाम से अपना कैलेंडर भी शुरू किया था। हाँ, नेपाल संवत। जी, और इसी वंश के एक राजा थे गुणकामदेव। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने एक ही विशाल पेड़ की लकड़ी से एक मंडप बनवाया था, जिसका नाम काष्ठ मंडप पड़ा। काष्ठ मंडप। और इसी से काठमांडू नाम पड़ा। हाँ बिल्कुल, माना जाता है कि इसी अनोखे काष्ठ मंडप के नाम पर ही आगे चलकर पूरे शहर का नाम काठमांडू पड़ गया। वाह, ये तो बड़ी दिलचस्प बात है कि कैसे एक इमारत पूरे शहर की पहचान बन गई, है ना? काष्ठ मंडप सिर्फ लकड़ी का ढांचा नहीं था, वो उस दौर की इंजीनियरिंग, सामाजिक जीवन और सांस्कृतिक प्राथमिकताओं का प्रतीक बन गया। ये दिखाता है कि वास्तुकला कैसे इतिहास को अपने में समेट लेती है। बिल्कुल। अच्छा, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। 12वीं शताब्दी के आसपास मल्ल वंश का शासन शुरू हुआ।
इसे तो अक्सर नेपाल का सांस्कृतिक स्वर्ण युग कहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, स्वर्ण युग। तो ये शब्द ही बताता है कि जरूर कोई बहुत खास समय रहा होगा कला और संस्कृति के लिए। हाँ बिल्कुल, राजा जयराज मल्ल और बाद में यक्ष मल्ल जैसे शासकों के समय में काठमांडू घाटी कला, मूर्तिकला और वास्तुकला के क्षेत्र में मतलब नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई। जैसे आज हम काठमांडू, पाटन यानी ललितपुर और भक्तपुर में जो भव्य दरबार स्क्वायर देखते हैं, वो सब इसी काल की देन है। जी हाँ बिल्कुल, वो जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है आज, वो मल्ल काल की ही देन है। उनकी बारीक नक्काशी, मंदिरों और महलों का डिजाइन वो वाकई कमाल का है। हाँ, और मल्ल काल की वास्तुकला सिर्फ देखने में सुंदर नहीं है, वो उस समय के समाज, धर्म और तकनीक के बारे में बहुत कुछ बताती है। हर मूर्ति, हर खिड़की, हर प्रांगण उस दौर की कहानी कहता है। लेकिन आपने कहा इसमें एक विरोधाभास भी था। ताकतों के सामने कमजोर कर दिया। और वो बाहरी ताकत कौन थी? गोरखा? जी हाँ, गोरखा। 18वीं सदी में पश्चिम नेपाल के एक छोटे से राज्य गोरखा के राजा पृथ्वी नारायण शाह ने इस राजनीतिक बिखराव का फायदा उठाया। उन्होंने एक महत्वाकांक्षी सैन्य अभियान शुरू किया और धीरे धीरे कई छोटे छोटे राज्यों को जीतकर आधुनिक नेपाल की नींव रखी। 1769 में काठमांडू घाटी पर उनकी विजय एक निर्णायक मोड़ था, जिसने नेपाल के एकीकरण का रास्ता साफ कर दिया। पृथ्वी नारायण शाह को सिर्फ विजेता नहीं, दूरदर्शी भी कहा जाता है। उन्होंने नेपाल की भौगोलिक स्थिति पे कुछ कहा था ना? हाँ, उन्होंने नेपाल को दो चट्टानों के बीच फंसा हुआ एक तरुल कहा था। तरुल मतलब एक कंद जैसा। अच्छा, यानी उत्तर में चीन और दक्षिण में भारत। जी बिल्कुल, दो विशाल पड़ोसियों के बीच संतुलन बनाकर चलने की जरूरत, ये उनकी सोच थी। और ये नीति तो शायद आज भी प्रासंगिक है। बिल्कुल, उनकी ये दो चट्टानों के बीच तरुल वाली नीति आज भी 250 साल बाद भी नेपाल की विदेश नीति का एक बुनियादी सिद्धांत मानी जाती है। एकीकरण ने बेशक नेपाल को एक मजबूत राष्ट्र राज्य बनाया, लेकिन यह भी सच है कि इस प्रक्रिया में कई स्थानीय पहचानें और स्वायत्तताएं दब गईं, जिसकी गूंज कभी कभी आज भी सुनाई देती है। एक केंद्रीकृत शासन स्थापित करना हमेशा आसान नहीं होता। सही। एकीकरण के बाद फिर अंग्रेजों से सामना हुआ। हाँ, कुछ दशकों बाद ही नेपाल का सामना एक नई और शक्तिशाली ताकत से हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो उस समय भारत में तेजी से फैल रही थी। और नतीजा हुआ एंग्लो नेपाल युद्ध 1814-16। जी, इस युद्ध में गोरखाओं ने बहुत बहादुरी से लड़ाई लड़ी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आखिरकार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। और सुगौली की संधि हुई। हाँ, 1816 में। इसके तहत नेपाल को अपना जीता हुआ एक बड़ा इलाका, जिसमें आज के उत्तराखंड का गढ़वाल, कुमाऊं और सिक्किम का हिस्सा शामिल था, अंग्रेजों को सौंपना पड़ा। यह नेपाल के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। और इस हार का असर नेपाल के अंदरूनी राजनीति पर भी पड़ा होगा। बहुत ज्यादा भारी उथल पुथल हुई और 1846 में एक खूनी संघर्ष हुआ, जिसे कोत पर्व कहते हैं। उसके बाद जंग बहादुर कुंवर, जो बाद में राणा कहलाए, उन्होंने सत्ता पर कब्जा कर लिया। और यहीं से राणा वंश का शासन शुरू हुआ। जी हाँ, जो 104 साल तक चला, 1951 तक। इस दौरान जो शाह राजा थे, वो सिर्फ नाम के शासक रह गए। असली सत्ता वंशानुगत राणा प्रधानमंत्रियों के हाथ में आ गई। राणाओं की नीति बड़ी अजीब थी। एक तरफ दुनिया से कटाओ। हाँ, नेपाल को बाकी दुनिया से लगभग पूरी तरह काट दिया, ताकि बाहरी विचार और प्रभाव देश में ना आ सकें, लेकिन दूसरी तरफ अंग्रेजों से अच्छे संबंध बनाए रखे। यहाँ तक कि 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों की मदद भी की। बिल्कुल, ये दौर नेपाल के लिए एक तरह से बंद दरवाजों का दौर था। इसने देश को बाहरी दुनिया के आधुनिक विचारों, शिक्षा और तकनीकी विकास से वंचित रखा। समाज में जड़ता आ गई। लेकिन हाँ, इस अलगाव ने एक तरह की अंदरूनी स्थिरता भी बनाए रखी, भले ही वो स्थिरता दमन और यथास्थिति पर आधारित थी। इस अलगाववादी नीति का असर नेपाल के विकास पर लंबे समय तक पड़ा। लेकिन जैसा होता है, कोई भी निरंकुश शासन हमेशा नहीं चलता। राणाओं के खिलाफ भी असंतोष बढ़ा होगा। जी बिल्कुल, 20वीं सदी के मध्य तक राणाओं के खिलाफ असंतोष काफी बढ़ गया था और 1951 में एक जन क्रांति हुई। इसमें राजा त्रिभुवन और नेपाली कांग्रेस जैसी पार्टियों की भूमिका थी। हाँ, राजा त्रिभुवन खुद राणाओं के नियंत्रण से आजाद होना चाहते थे और नेपाली कांग्रेस जैसी नई राजनीतिक पार्टियां भी सक्रिय थीं। इन सब ने मिलकर हिस्सा लिया। आखिरकार राणा शासन का अंत हुआ और नेपाल ने लोकतंत्र की दिशा में अपना पहला कदम बढ़ाया। पर यह पहला कदम बहुत लंबा नहीं चला।
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पहला प्रयोग बहुत छोटा साबित हुआ। सिर्फ 9 साल बाद 1960 में राजा त्रिभुवन के बेटे राजा महेंद्र ने चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर दिया। संसद भंग, पार्टियों पर बैन। जी, और एक नई व्यवस्था लागू की जिसे पंचायती व्यवस्था कहा गया। ये क्या थी पंचायती व्यवस्था? कहने को तो ये दल विहीन प्रत्यक्ष लोकतंत्र था, लेकिन असल में सारी शक्तियां राजा के हाथ में केंद्रित थीं। ये एक तरह से राजशाही का ही नया रूप था जो अगले 30 सालों तक 1990 तक चला। ये घटनाक्रम दिखाता है कि नेपाल में सत्ता के लिए संघर्ष कितना जटिल और निरंतर रहा है। महल यानी राजशाही, राजनीतिक दल और जनता, इन तीनों के बीच शक्ति का संतुलन लगातार बदलता रहा। पंचायती व्यवस्था ने विकास के कुछ काम जरूर किए होंगे, लेकिन राजनीतिक स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों का दमन हुआ, जिससे भीतर ही भीतर असंतोष सुलगता रहा। और वो असंतोष फिर 1990 में फूटा जन आंदोलन के रूप में। बिल्कुल, महीनों तक जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए, हड़तालें हुई और आखिरकार तत्कालीन राजा बीरेंद्र, जो राजा महेंद्र के बेटे थे, उन्हें झुकना पड़ा। उन्होंने पंचायती व्यवस्था खत्म की और बहुदलीय लोकतंत्र बहाल किया। जी हाँ, लगा कि अब शायद नेपाल में राजनीतिक स्थिरता आएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर क्या हुआ? 1990 का पूरा दशक राजनीतिक अस्थिरता का दौर रहा। सरकारें बनती बिगड़ती रहीं, भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे। इसी निराशा और अस्थिरता के माहौल में 1996 में नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी ने जनयुद्ध शुरू कर दिया। माओवादी गृह युद्ध। उनका लक्ष्य था राजशाही को पूरी तरह खत्म करके एक कम्युनिस्ट गणराज्य की स्थापना करना। और ये गृह युद्ध काफी लंबा और भयानक चला। हाँ, 10 साल चला, 2006 तक। इसमें हजारों लोग मारे गए। अनुमान है कि करीब 13,000 से 17,000 तक। इसने नेपाल के समाज को, खासकर ग्रामीण इलाकों को, बुरी तरह तोड़कर रख दिया। और इसी गृह युद्ध के बीच वो भयानक घटना हुई, राज दरबार हत्याकांड, 1 जून 2001। हाँ, वो एक ऐसी घटना थी जिसने पूरे नेपाल को स्तब्ध कर दिया। काठमांडू के नारायणहिटी राजमहल में राजा बीरेंद्र, रानी ऐश्वर्या, उनके बच्चे और परिवार के कई अन्य सदस्यों की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। इसकी कहानी तो आज तक रहस्यमयी लगती है। बिल्कुल, आधिकारिक जांच में कहा गया कि युवराज दीपेंद्र ने नशे की हालत में यह सब किया और फिर खुद को गोली मार ली। लेकिन इस पर आज भी बहुत से लोग यकीन नहीं करते और कई षड्यंत्र सिद्धांत चलते रहते हैं। इसका असर क्या हुआ? असर बहुत गहरा हुआ। राजा बीरेंद्र जनता में काफी लोकप्रिय थे। इस हत्याकांड ने सदियों पुरानी शाह राजशाही की नींव हिला दी। लोगों का जो थोड़ा बहुत विश्वास बचा था वो भी डगमगा गया। इसने कहीं ना कहीं माओवादी आंदोलन और गणतंत्र की मांग को और ज्यादा बल दिया। समझ में आता है। तो फिर गणतंत्र कैसे बना? गृह युद्ध और राजनीतिक अस्थिरता के बीच 2006 में माओवादियों और सरकार के बीच एक व्यापक शांति समझौता हुआ। इसके बाद 2008 में जो नई संविधान सभा चुनी गई थी, उसने एक ऐतिहासिक मतदान में 240 साल पुरानी राजशाही को समाप्त करने का फैसला किया और नेपाल एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। जी हाँ, रामबरन यादव पहले राष्ट्रपति बने और माओवादी नेता पुष्प कमल दहाल प्रचंड पहले प्रधानमंत्री बने। फिर 2015 में नया संविधान भी लागू हुआ। हाँ, सालों की बहस और कई बाधाओं के बाद इस संविधान ने देश को 7 प्रांतों वाले एक संघीय ढांचे में संगठित किया। लेकिन दुर्भाग्य से उसी साल अप्रैल में वो भयंकर विनाशकारी भूकंप आ गया। हाँ, जिसने जानमाल का भारी नुकसान किया और पुनर्निर्माण की एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। 2017 के चुनावों के बाद लगा था कि शायद स्थिरता आएगी, पर वो भी नहीं हुआ। नहीं, पिछले कुछ सालों में नेपाल ने फिर से राजनीतिक अस्थिरता का दौर दिखा है। केपी शर्मा ओली, शेर बहादुर देउबा और प्रचंड के बीच सत्ता की खींचतान चलती रही। गठबंधन बनते बिगड़ते रहे, सरकारें अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। और इसी पृष्ठभूमि में हम आते हैं 2025 के घटनाक्रम पर। हाँ, ताजा संकट। सितंबर 2025 में उस समय के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार ने अचानक 26 सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया। हाँ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसे सारे बड़े प्लेटफॉर्म्स। करोड़ों नेपाली इनका इस्तेमाल करते थे। सरकार का तर्क क्या था? सरकार ने कहा कि इन विदेशी कंपनियों ने नेपाल के नए सूचना प्रौद्योगिकी कानूनों का पालन नहीं किया, जैसे नेपाल में दफ्तर खोलना, स्थानीय शिकायत अधिकारी नियुक्त करना वगैरह, और उन्हें 1 हफ्ते की मोहलत दी गई थी जो खत्म हो गई। लेकिन टिकटॉक पर बैन नहीं लगा। हाँ, ये दिलचस्प बात थी। कहा गया कि चीनी कंपनी बाइटडांस के टिकटॉक ऐप ने समय पर शर्तें मान ली, इसलिए उस पर प्रतिबंध नहीं लगा।
टिकटॉक तो नेपाल में बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। अविश्वसनीय रूप से लोकप्रिय है, खासकर युवाओं में और ग्रामीण इलाकों तक। और जब फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे बाकी बड़े प्लेटफॉर्म बंद हो गए तो अचानक से टिकटॉक ही सूचना, मनोरंजन और जैसा कि बाद में पता चला, विरोध प्रदर्शनों को संगठित करने का सबसे बड़ा जरिया बन गया। अच्छा, सरकार के फैसले का यह नतीजा शायद उन्होंने सोचा नहीं था, लेकिन इसने आगे की घटनाओं को एक दिशा दे दी। हाँ बिल्कुल। सोशल मीडिया बैन के खिलाफ तुरंत गुस्सा फूटा, खासकर युवाओं में। जी, प्रदर्शनों का आह्वान होने लगा और इसके लिए टिकटॉक का ही इस्तेमाल किया गया। आयोजकों ने छोटे छोटे वीडियो बनाकर लोगों से बैन के विरोध में सड़कों पर उतरने की अपील की। और तभी वो नेपो बेबी वाला ट्रेंड शुरू हुआ। हाँ, नेपो बेबी। इसमें बड़े नेताओं, खासकर सत्ताधारी दलों से जुड़े नेताओं और उनके बच्चों की महंगी गाड़ियों, विदेशी छुट्टियों, आलीशान जीवन शैली की तस्वीरें और वीडियो शेयर होने लगे। और साथ में सवाल उठने लगे कि जब आम जनता महंगाई, बेरोजगारी से परेशान है, तब नेताओं के परिवार इतनी लग्जरी में कैसे जी रहे हैं? क्या ये भ्रष्टाचार का पैसा है? ये भाई भतीजावाद नहीं है? ये नेपो बेबी ट्रेंड सिर्फ कुछ वायरल वीडियो नहीं थे, ये असल में जनता के उस गहरे गुस्से का विस्फोट था जो सालों से भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और राजनीतिक वर्ग की जवाबदेही की कमी को लेकर पनप रहा था। सोशल मीडिया बैन ने तो बस चिंगारी का काम किया। नेपो बेबी ट्रेंड ने उस गुस्से को एक प्रतीक और एक नारा दे दिया। देखते ही देखते ये विरोध प्रदर्शन सिर्फ सोशल मीडिया बैन के खिलाफ नहीं रहे, बल्कि पूरे राजनीतिक सिस्टम और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़े जन विद्रोह में बदल गए। बिल्कुल। और फिर हालात तेजी से बिगड़े। काठमांडू और देश के दूसरे शहरों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़पें हुई। और दुख की बात है कि इसमें कई लोगों की जान भी चली गई। जी हाँ, दुर्भाग्यवश देश में एक अभूतपूर्व संकट का माहौल बन गया। आखिरकार बढ़ते जन दबाव और व्यापक हिंसा के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। इस दौरान गुस्से की लहर इतनी तेज थी कि कई जाने माने राजनेताओं के घरों और पार्टी दफ्तरों पर भी हमले हुए, तोड़फोड़ हुई। हाँ, जिनमें ओली और पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर द्यूबा के करीबी सहयोगी भी शामिल थे। ये दिखाता है कि लोगों का गुस्सा किस कदर पारंपरिक राजनीतिक ढांचे और नेताओं के खिलाफ केंद्रित हो गया था। तो एक ऐसा जन विद्रोह जो मोटे तौर पर बिना किसी स्थापित नेता या संगठन के शुरू हुआ, उसने सरकार गिरा दी। अब सवाल यह है कि आगे क्या? अब देखना यह होगा कि क्या नेपाल की राजनीति वाकई एक नई दिशा लेगी या पुरानी ताकतें फिर से हावी हो जाएंगी, ये बड़ा सवाल है। तो ये है नेपाल की कहानी, संघर्षों, बदलावों, टूटने और फिर जुड़ने की एक असाधारण यात्रा। प्राचीन गुफाओं और साम्राज्यों से शुरू होकर कला के सुनहरे दौर, एकीकरण की चुनौतियों, राणाओं की तानाशाही, लोकतंत्र के लिए बार बार हुए आंदोलनों, विनाशकारी गृह युद्ध और राजशाही के अंत से गुजरते हुए ये देश आज एक बार फिर एक अहम चौराहे पर खड़ा है। बिल्कुल। 2025 के घटनाक्रम ने कई चीजें साफ कर दी हैं। एक, कि भ्रष्टाचार और कुशासन के खिलाफ जनता का सब्र अब जवाब दे रहा है। दूसरा, डिजिटल युग में विरोध के तरीके कैसे बदल गए हैं। टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म अप्रत्याशित रूप से राजनीतिक बदलाव के औजार बन सकते हैं। और तीसरा, युवा पीढ़ी अब राजनीतिक प्रक्रिया से अलग नहीं रहना चाहती, वो बदलाव की मांग कर रही है। ऐसा लगता है कि नेपाल की कहानी अब एक नए अध्याय में प्रवेश कर रही है, जहां जनता की आवाज और उसकी उम्मीदें शायद पहले से कहीं ज्यादा मायने रखती हैं। लेकिन भविष्य अनिश्चित है। यहां से आगे का रास्ता क्या होगा? क्या ये जनाक्रोश और बदलाव की चाहत नेपाल को स्थायी राजनीतिक स्थिरता, बेहतर शासन और आर्थिक प्रगति की ओर ले जा पाएगी, या फिर ये उथल पुथल का एक और दौर साबित होगा? हाँ, जिसके बाद चीजें वापस पुराने ढर्रे पर लौट जाएंगी। और इस सब के बीच नेपाल अपने दो विशाल और शक्तिशाली पड़ोसियों भारत और चीन के साथ अपने नाजुक संतुलन को कैसे साधेगा, खासकर जब देश खुद अंदरूनी तौर पर इतने बड़े बदलाव से गुजर रहा हो? ये वो बड़े सवाल हैं जिनका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। जी बिल्कुल। इस गहरी पड़ताल में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद।